समझ में आ रहा है? सो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमने देखा था, उसके बाद रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट हमने देखा था, उसके बाद हमने एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस हमने पढ़ा था, जिसमें कैडबरी का एग्जाम्पल भी लिया था। और आज हमें पढ़ना है फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, कि ऐसा देखो, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यह कैसे समझे, ठीक है, कि एनवायरमेंट का असर उसके बिजनेस पर कैसे पड़ रहा है ना, यह कैसे उसे समझ में आएगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे आईसीएआई ने सॉल्यूशन दे रखा है। मैं क्वेश्चन समझ में आया? आई रिपीट, कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यह कैसे समझ में आएगा कि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं वह क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसके बिजनेस पर उसके किस प्रकार से असर पड़ रहा है, यह कैसे उसे समझना है। तो आईसीआई कहता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये समझना है कि एनवायरमेंटल बिजनेस एनवायरनमेंट का उसके बिजनेस पर कैसे असर हो रहा है, तो यहाँ पर आईसीआई ने आपको बताया कि ये 3 स्टेप्स होते हैं उसके। क्या होते हैं? फर्स्टली, सेकेंडली एंड फाइनल। ये 3 स्टेप्स होते हैं और ये 3 स्टेप से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना होता है कि एनवायरनमेंट में जो हुए चेंजेस को कैसे उसके बिजनेस पर असर हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं फ्रेमवर्क। ये आईसीआई ने क्या दिया? फ्रेमवर्क बताया है। फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड, किस चीज का ये फ्रेमवर्क है? अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर एनवायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस असर हो रहा है, इसे समझने के लिए ये फ्रेमवर्क दिया है। सिंपल है, ये 3 स्टेप दिए हैं। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले क्या देखना होता है? इनिशियल व्यू करना होता है। अब आप बोलोगे मैम इनिशियल व्यू यानी क्या होता है? इनिशियल व्यू करना होता है जिसमें ये सोचना होता है कि हमारे बिजनेस में पहले से क्या चेंजेस हुए हैं। दिस इज कॉल्ड इनिशियल व्यू, कि सबसे पहले एक बिजनेस को अपने आप को ये सोचना है कि मेरे बिजनेस में क्या चेंज हुए हैं, पहले कैसा था अब कैसा है, और जो चेंज हुआ है कहीं वो चेंज स्टैटिक है कि चेंजेबल है, कि जो साइंस आ रहे हैं कि मेरे बिजनेस में पहले ऐसा था अब ऐसा हो रहा है, वह स्टैटिक है यानी कि फिक्स है कि उसमें भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और क्या कारण है, क्या जरिया है, कहाँ चेंज हो रहा है, कहाँ मेरे बिजनेस में फर्क पड़ा है, ये सारी चीजों को सबसे पहले एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने सोचना होता है, जिसे कहते हैं इनिशियल व्यू। टेक एन इनिशियल व्यू। ठीक है, हाँ। अब वो चेंजेस क्या है, इज इट सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जो आपके बिजनेस पर असर हुआ है ना, चेंज बदलाव दिख रहा है, वह कैसा है? सिंपल है, नॉर्मल है, कि कॉम्प्लेक्स है, क्रिटिकल है। ठीक है, दिस हेल्प इन डिसाइडिंग व्हाट फोकस द रेस्ट ऑफ एनालिसिस टू टेक, मतलब कि ये सोचना जरूरी है, इसके बेस पर ही आप आगे का एनालिसिस करोगे, आगे का सोचोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर एनवायरनमेंट का क्या असर हो रहा है, इसे समझने के लिए ये फ्रेमवर्क होता है। इसमें 3 स्टेप्स दिए हैं। पहला स्टेप मैं पढ़ा रही हूँ, टेक एन इनिशियल व्यू। इनिशियल व्यू का मतलब होता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइज जरूर से कुछ ना कुछ चेंज तो मिलेगा। देखो, जैसे कल मैंने एग्जांपल कैडबरी का दिया था, तो कैडबरी कंपनी ने देखा कि मेरे पिछले 3 महीने से 2 महीने से सेल बहुत कम हो रहा है और ये कंटिन्यू कांस्टेंट स्टैटिकली चेंज, मेरा सेल है कम हो रहा है। पहले 10,000 चॉकलेट्स पर डे बिकती थी, आज 5,000 बिक रही है। क्यों? है ना, दिस इज कॉल्ड कि इनिशियल व्यू लेना है। तो कैडबरी ने कंपनी ने पहले इनिशियल व्यू लिया होगा कि मेरे बिजनेस में क्या चेंज हुआ, सेल कम हुआ। चलो, सेल क्यों कम हुआ? ये जो चेंज हुआ है, सेल कम हुआ है, ये जो चेंज हुआ है वो स्टैटिक है कि चेंज हो रहा है, कंटिन्यू कम हो रहा है कि कम ज्यादा हो रहा है, ये।
फिर ये जो चेंज है ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? ऑफ कोर्स ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सीधा सेल पे असर हो रहा है, इसका मतलब आपका बिजनेस कम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को सुनना, ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, क्या चेंज हो रहा है, कौन से वेव्स है चेंज होने के, और ये स्टैटिक है कि कंटिन्यू चेंज हो रहा है कि एक फिक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजों को सोचा कंपनी ने, दिस इज कॉल्ड इनिशियल व्यू। कंपनी ने क्या किया? इनिशियल व्यू किया। अब ये सारे इनिशियल व्यू होने के बाद कंपनी ने सेकेंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप माइट बी ऑडिटिंग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑडिटिंग द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। अब पहले अपने आप को देखा क्या हो रहा है, ठीक है, उसके बाद कंपनी ने ऑडिट ऑफ एनवायरमेंट, ऑडिट मतलब चेक करना, लिख के रखो, भूल जाओगे, आज तो मैं बता रही हूँ, फिर कल परसों 1 महीने 2 महीने बाद भूल जाओगे, लिख के रखो, ओन वर्ड्स में लिख के रखो। इनिशियल व्यू यानी क्या, ऑडिटिंग यानी क्या, ऑडिटिंग ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस यानी क्या, कि चेक करना, ऑडिट मतलब चेक करना, वेरीफाई करना कि एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, कहीं पॉलिटिकल चेंजेस हुआ है क्या, कहीं लीगल चेंजेस हुआ है क्या, कहीं मेरे माइक्रो एनवायरमेंट में कहीं कुछ चेंज हुआ है क्या, मैक्रो एनवायरमेंट में कुछ चेंज हुआ है क्या चेंज हुआ है। ये अब एनवायरमेंट को ऑडिट करना, जो चेंज हुआ है तो वो क्यों हुआ है, राइट, दिस इज कॉल्ड ऑडिट ऑफ एनवायरमेंटल। पहले अपने अंदर देखो क्या क्या चेंज हुए हैं, फिर बाहर आओ सेकेंड स्टेप में, बाहर एनवायरमेंट को खोजो क्या हुआ है, ऑडिट करो, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करो। हियर द एम इज टू, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आइडेंटिफाई विच ऑफ द मे डिफरेंट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आर लाइकली टू अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पर इस सेकेंड स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि जो इनिशियल व्यू में आपको दिख रहा था मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंजेस हुए हैं, तो ये क्यों हुए हैं, यहाँ सेकेंड स्टेप में आपको पता चल जाएगा जब आप ऑडिट ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस करोगे, बाहर देखोगे कि बाहर के एनवायरमेंट में क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मेरे बिजनेस में जो ये चेंजेस हुआ था, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट परफॉर्मेंस ये कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, इट इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, रिलेट सच इन्फ्लुएंसेस टू देयर पॉसिबल इफेक्ट्स। ये सेकेंड स्टेज में आपको पता चलेगा कि फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाएगा, आइडेंटिफाई द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, कि आपका जो बिजनेस में किस फैक्टर का असर हो रहा है, पॉलिटिकल का असर, पॉलिटिकल लीगल में कुछ चेंजेस हुआ उसका असर हो रहा है, कॉम्पिटिटर का असर हो रहा है। देखो माइक्रो और मैक्रो में कितने फैक्टर हैं आप पढ़ चुके हो, जरूरी नहीं सारे के सारे फैक्टर में एक साथ चेंजेस आएंगे, नो, किस फैक्टर के वजह से आपको बिजनेस पे ये असर हुआ है, फर्क पड़ा है, यहाँ सेकेंड स्टेज में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एंड द फाइनल स्टेप इस फोकस। आप यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप में आपके बिजनेस के अंदर क्या चेंज हुआ है, यानी क्या क्या फर्क पहले से हुआ है ये पता चलेगा। सेकेंड स्टेप में आप बाहर देखोगे कि बाहर क्या हुआ है, क्या चल रहा है। ठीक है, और फाइनल स्टेप में आप क्या करोगे, ऑफ कोर्स यहाँ आपको पता चल गया आपके बिजनेस पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फिर आप देखो ये चेंजेस क्यों हुए हैं, तो एनवायरमेंट में क्या हुआ है जिसका असर मेरे बिजनेस पर हुआ है, ये सेकेंड स्टेप में पता चल जाएगा। अब क्या करोगे, थर्ड स्टेप में इज टू फोकस more towards the explicit consideration of immediate environment of the organization, for example competitive arena in which the organization operates। देखो या फाइनल स्टेप में फाइनली आप क्या करोगे, कोई ना कोई एक्शन लोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, पॉलिसी बनाओगे, ताकि आप एक कॉम्पिटिटिव एरिना, कॉम्पिटिटिव एरिना मतलब होता है एरिया, ठीक है, एरिया दायरा, ठीक है, कि आप कॉम्पिटिटिव एरिया में, एरिना में, ठीक है, दायरे में आप कहाँ पर खड़े हो, क्या करना चाहिए, या फाइनल स्टेप में आप इमीडिएट क्या करोगे, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस में स्ट्रेटेजी बनाओगे ताकि आप बिजनेस को सरवाइव करा पाओ। ठीक है, तो सिंपल ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, देखो देयर शुड बी एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस फोर्सेस आर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। देखो इसका आंसर आप ही बताओगे कि व्हाई दिस फोर्सेस आर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस,
क्योंकि ये इससे फर्स्ट और सेकंड स्टेप से ही तो थर्ड स्टेप बना ना। जब ये पता चला तभी तो आप फाइनल स्टेप में कंपनी को बचाने के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाओगे ना। मुझे बताओ, कैडबरी कंपनी ने पहले कंपनी में देखा कि ये चेंज क्या हो रहा है ना। कल का एग्जांपल याद करो कि हमारे बिजनेस का ये सेल क्यों कम होते जा रहा है, ठीक है। फिर कंपनी ने बाहर के एनवायरनमेंट को पहले क्या किया, इनिशियल व्यू किया। फिर बाहर के एनवायरनमेंट में देखा तो पता चला अरे यहाँ पर तो कहने बाहर सोसाइटी जो सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट में कस्टमर कस्टमर ये बूम फैला रहे हैं कि कीड़े हैं, ऐसा है वैसा है। इसके वजह से हमारे ऊपर गवर्नमेंट प्रेशर आ रहा है, रेगुलेटरी बॉडीज का प्रेशर आ रहा है। ये सारी चीजें एनवायरमेंटल ऑडिट करने से पता चला, सेकेंड स्टेप से। फिर तो कंपनी ने एसी वीसी कूलर बनाया, पैकेजिंग चेंज किया, दिस इज कॉल्ड थर्ड स्टेप। समझा? इनिशियल व्यू किया कि बिजनेस में क्यों सेल कम हो रहा है। सेकेंड, एनवायरनमेंट को स्टडी किया, ऑडिट किया कि क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में। फिर पता चला कि आपके कीड़े चॉकलेट्स में से कीड़े निकल रहे, इसीलिए कस्टमर सोसाइटी ने आपके चॉकलेट्स लेना छोड़ दिए हैं। ये सेकेंड स्टेप में एनवायरनमेंट की स्टडी करने से पता चला। फिर आप फाइनल स्टेप में आपने पैकिंग ही बदल डाली, आपने वीसी कूलर में बहुत हाइजेनिक तौर से बेचना शुरू कर दिया, कंज्यूमर तक पहुंचाना शुरू कर दिया। यानी ये क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी है। समझा? दिस इज कॉल्ड फाइनल स्टेप। समझा? तो कोई भी कंपनी बिजनेस में स्ट्रैटेजी बनाता है, पॉलिसी बनाता है, तो उसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है। समझा? तभी आपका बिजनेस सरवाइव करेगा, अन्यथा नहीं। समझा? तभी आपका बिजनेस ये कॉम्पिटिटिव एरिना, कॉम्पिटिटिव दायरे में रह पाएगा, वरना खत्म हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। एक बिजनेस पर एनवायरमेंट के किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, असर पड़ता है, इसे समझने के लिए ये फ्रेमवर्क बनाया है। पहले इनिशियल व्यू करो, सेकेंड में आप एनवायरमेंटल को ऑडिट करो, स्टडी करो, एनालिसिस करो एनवायरमेंट को। फाइनल में आप स्ट्रैटेजी बनाओ ताकि कॉम्पिटिटिव एरिना में आप जिंदा रह पाओ। ठीक है? आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाए। ठीक है? चलो, समझ में आया? इतना ही दिया है यहाँ पर। आर यू क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो आगे दिया है वाई एनवायरमेंटल एनालिसिस। देखो एनवायरमेंटल पहले एनालिसिस, यूटिलिटी मतलब नीड, यूटिलिटी मतलब नीड, यूटिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस कि एक एनवायरमेंट की एनालिसिस करना, इसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है और ये क्यों जरूरी है। वाई और नीड एक ही है ना, यूटिलिटी मतलब नीड, लिख के रखो, वाई मतलब क्यों। देखो एनवायरमेंटल एनालिसिस यानी क्या होता है, पूरे, अब जैसे मैंने अभी आपको फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड में बताया ना कि पहले इनिशियल व्यू करो, उसके बाद से एनवायरमेंट का एनालिसिस करो, ऑडिट करो कि एनवायरमेंट में देखो। अब देखो एनवायरमेंट को समझना तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है, ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट कोई एक चीज से नहीं है। एनवायरमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है ये आपको भी पता है, आप पढ़ चुके हो। माइक्रो आता है, मैक्रो आता है, माइक्रो में भी सप्लायर, कस्टमर, है ना, न जाने और पढ़े हो आप लोग, जानते हो, ठीक है। और मैक्रो में भी डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजी, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, लीगल, बाप रे इतना कुछ आता है। तो एक एनवायरनमेंट को हर एस्पेक्ट से एनालिसिस, एनालिसिस यानी समझते हैं ना आपको क्या होता है एनालिसिस, मतलब पूरा स्टडी कर लेना डिटेल में, ठीक है। जान लेना कि पॉलिटिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, लीगल चेंजेस क्या हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, हमारे कस्टमर क्या चाहते हैं, कॉम्पिटिटर क्या ला रहा है, सप्लायर कैसा गुड्स दे रहा है, मार्केट कैसा है। देखो मैं सारे फैक्टर्स के नाम ले रही हूँ एनवायरनमेंट जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। कि उसके बाद सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी के कल्चर्स, हैबिट्स क्या है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स का एनालिसिस करना, स्टडी करना और उसके हिसाब से बिजनेस करना, उसी को कहते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस, यूटिलिटी ऑफ एनवायरमेंट, राइट। देखो क्या दिया है,
From environmental analysis, strategy gets time to anticipate opportunity and to plan optimal responses to this opportunity. देखो कोई भी बिजनेस को अब ये वाई एनवायरमेंटल एनालिसिस क्यों किया जाता है, तो एनवायरमेंटल एनालिसिस करोगे तभी तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना। आपने क्या करना चाहिए, बिना सोचे समझे कर दिया, फिर हो गए फेल, हो गया है लॉस। ऐसा बिजनेस करना है क्या? नहीं। हमको तो वो बिजनेस करना है जो बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत सालों सालों तक हमारा बिजनेस चलता रहे, मार्केट में हम राज करें, ऐसा बिजनेस करना है। तो अगर ऐसा बिजनेस करना है तो आप पहले एनवायरमेंटल एनालिसिस करो। आपको पता है रामदेव बाबा हर कोई नई चीज लाता है तो इतनी एनवायरमेंटल एनालिसिस कर लेता है, और कोई भी रामदेव बाबा पतंजलि की कोई भी चीज आती है और बहुत चलती है, ठीक है। और हेड टू टो मैं बोलूंगी, सर से लेकर तो नीचे पैर तक, अंगूठे तक, हर चीज रामदेव बाबा आजकल देने लग गए हैं पतंजलि में, ठीक है। तो उनका स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल एनालिसिस है, बड़ी बड़ी कंपनियों को मात दे रखी है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, अपॉर्चुनिटी पता चलेगा अगर आप एनवायरमेंटल एनालिसिस करो। अपॉर्चुनिटी मतलब कि क्या कुछ नया कर सकते हो, ये आपको एनवायरमेंटल एनालिसिस बताएगा। कस्टमर की क्या जरूरत है ना, ये भी एनवायरमेंटल एनालिसिस से पता चलेगा। इट इज ऑल्सो हेल्प strategies to develop an early warming system to prevent threats। हाँ, prevent, second point is prevent threat। देखो मैं जहां पर सर्कल कर रही हूँ ना, ये मेन पॉइंट्स है। why need utility of environmental analysis, environmental analysis क्यों चाहिए, तो अपॉर्चुनिटी लेना है, एनवायरमेंटल एनालिसिस करो। प्रिवेंट थ्रेट्स, डरों से बचना है, थ्रेट्स मतलब भय से बचना है, कहीं हमारा कॉम्पिटिटर्स ये ना ला दे। वैसे प्रिवेंट यानी हम थ्रेट्स को बिजनेस एनवायरनमेंट से पूरे हटाने की ताकत नहीं रखता एक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसे बचा, अपने बिजनेस को बचा के जरूर रख सकता है अगर उसने एनवायरमेंटल एनालिसिस किया है तो। ध्यान से सुनना कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये ताकत नहीं है कि बिजनेस के थ्रेट्स को ही भगा दे। ऐसा रहता तो हर कोई बिजनेस करता। थ्रेट्स तो है बिजनेस में, डर तो है, आप अच्छा चल रहे हो, बहुत अच्छी कंपनी चल रही है, कब वो नीचे आ जाए बोल नहीं सकते। नोकिया ने कभी ख्वाब, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारा एक नंबर 1 पे कंपनी हुआ करती थी और एकदम से लास्ट में आ जाएगी, नहीं सोचा था। पर वो क्यों, नोकिया इतना पीछे क्यों आ गया, उसके मेन कारण है कि उसने एनवायरमेंटल एनालिसिस ही नहीं किया। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जा रहा है, कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे जा रहा है, अपना आपसे एडवांस दे रहा है मार्केट में, तो आप एनवायरमेंटल एनालिसिस करोगे तो ये पता चलेगा ना, और ये पता चलेगा तो आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आप आगे बढ़ोगे ना। ये नोकिया ने किया ही नहीं, इसीलिए गया। तो थ्रेट्स तो रहते ही है हर बिजनेस में, लेकिन अगर आप एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हो ना, तो आप थ्रेट्स को काफी हद तक के प्रिवेंट कर सकते हो, बचा सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को उससे, ठीक है। डेवलप स्ट्रेटेजी वही है, मैं कब से वही तो बोल रही हूँ कि इसके हिसाब एनवायरमेंटल एनालिसिस करोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग डेवलप स्ट्रेटेजीज, पॉलिसी प्लान्स बनाओगे, ठीक है। It is clear that because of difficulty assessing in the future, not all future events can be anticipated। यानी क्या होता है, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, ठीक है। कि आप देखो कोई भी बिजनेस ना काम कर रहा है ना, फ्यूचर के लिए करता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे, है ना। कि आज कंपनी ने समझ लो इलेक्ट्रिक कार बनाई, ठीक है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक कार बनाई है कंपनी ने तो सारा एनवायरमेंटल एनालिसिस करके ही बनाई है, लेकिन फिर भी ये उसका एंटिसिपेशन है, उसका एक प्रेडिक्शन है, एक उसका क्या कहेंगे हम, एस्टिमेशन है कि मार्केट में इलेक्ट्रिक कार बिकेगी। रियलिटी तो वो पूरा लॉन्च होगी मार्केट में और कुछ टाइम लगेगा, कस्टमर ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, क्या उनका कैसा रिस्पॉन्स है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर इलेक्ट्रिक कार कंपनी बना रही है तो पहले एनवायरमेंटल एनालिसिस किया, उसके बाद फ्यूचर के लिए उसने ये सोचा कि नहीं, एनवायरमेंटल एनालिसिस करने के बाद मुझे लगता है कि मैं इलेक्ट्रिक कार बनाऊंगी तो मार्केट में बहुत चलेगी, दौड़ेगी। ये उसका क्या एंटिसिपेशन है
क्या सच में दौड़ गई, सच में बिकने लग गई? अरे वो होगा, फ्यूचर में होगा। फिलहाल कंपनी का एंटिसिपेशन है कि हाँ इसकी डिमांड आएगी, क्योंकि पेट्रोल बढ़ रहा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कार चलाना बंद कर देंगे, इससे अच्छा उनको इलेक्ट्रिक कार मिलेगा तो लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो ये उसका एंटिसिपेशन है, राइट? समझा? प्रिडिक्शन है। तो हर बिजनेस में जो भी एनवायरमेंटल एनालिसिस पहले ही किया जाता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनता है और उसका एंटिसिपेशन होता है कि, और हाँ, बिना एनालिसिस के आप कोई भी प्रिडिक्शन कर दो, एंटिसिपेट कर दो, आप कितने सक्सेसफुल होंगे बोल नहीं सकते। लेकिन एनवायरमेंटल एनालिसिस करने के बाद आप एंटिसिपेट कर रहे हो और बिजनेस कर रहे हो तो 99% आप सक्सेसफुल रहोगे। समझा? उसके बाद सेम वही चीज दी है कि ये एनालिसिस करो, उससे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, थ्रेट्स प्रिवेंट होगा, आप एंटिसिपेट फ्यूचर में अच्छे से एंटिसिपेट कर पाओगे और आप वो एंटिसिपेशन, आपका एस्टिमेशन सही होगा अगर एनालिसिस करके आप कोई काम कर रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद द मैनेजर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस क्रूशियल इवेंट इंस्टीड ऑफ, देखो सारी चीजें, सारे वर्ड्स अलग अलग है, दिया तो वही है। ठीक है, कि क्यों जरूरत है एनवायरमेंटल एनालिसिस की। मेन इसमें क्या है, मेन ये 3 पॉइंट है। ठीक है, ये 3 एंटिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी एंड प्रिवेंट थ्रेट्स। ठीक है, समझा? अब देखो पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस का पर्पस क्या है, क्या पर्पस है? ठीक है, अब देखो इसमें भी 3 पर्पस दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, तो यहाँ पर भी, क्योंकि फर्स्टली सेकेंडली थर्डली ये क्या है, स्टेप्स दिए हैं समझने के लिए। क्या समझने के लिए? एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को समझने के लिए। यहाँ पर जो दिया है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर किस लिए दिया है? ये दिया है पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल, पर्पस, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, कि एनवायरमेंटल एनालिसिस क्यों किए जाते हैं। पहला क्या दिया है? द एनालिसिस शुड प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एन, आपको देखो पढ़ने से ही समझ में आता है कि एनवायरमेंटल एनालिसिस क्यों किया जाता है, कि करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस, देखो मैं सर्कल कर रही हूँ, आप लोग अंडरलाइन कर लेना। करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस, के एनवायरमेंट में जो भी करंट प्रेजेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, पोटेंशियल चेंजेस हो रहे हैं, उनको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए एनवायरमेंटल एनालिसिस की जाती है। ठीक है, एनालिसिस का मीनिंग समझा है ना सभी को, कि पूरा स्टडी कर लेना, पूरा डिटेल में स्टडी कर लेना। ठीक है, it is important that one must be aware of existing environment। आपको existing environment मतलब present environment, कि आप भी क्या पिछले 10 साल में क्या चल रहा था, अगर उसी को लेके बिजनेस करोगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। अब भी क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, इसका नॉलेज रहने के लिए करो ना एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस, राइट? At the same time, one must have long-term perspective about the future too. Of course, ये करोगे तो आप long term perspective के साथ जिंदा रहोगे। ठीक है, क्लियर? सेकेंड, तो पहला पॉइंट में क्या दिया है कि पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या दिया है, अंडरस्टैंडिंग करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस क्या हो रहे हैं उसे जानने के लिए। ठीक है, और ये जरूरी है एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट में रहने के लिए, और इससे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मतलब लंबा समय तक आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्या दिया है, एनवायरमेंटल एनालिसिस शुड प्रोवाइड इनपुट्स फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। देखो इससे समझो क्या दिया है, इनपुट मतलब लाना, आना। मैंने अभी कहा ना, कोई भी बिजनेस अगर कुछ भी डिसीजन लेता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, पॉलिसी बनाता है बिजनेस करने के लिए, तो पहले एनवायरमेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनवायरमेंटल एनालिसिस से आपको करंट एनवायरनमेंट का नॉलेज आएगा, और करंट एनवायरनमेंट के नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर आप बिजनेस में स्ट्रैटेजी बनाओगे, पॉलिसी बनाओगे और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे। समझा? इसीलिए यहाँ पे बोला है कि एनवायरमेंटल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव है कि इनपुट्स फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, आप बिजनेस में जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, तो ये आपको इनपुट्स देगा। इनपुट्स मतलब आपको बेसिक, आपको आइडिया देगा
कि ये सिचुएशन है भाई, इस हिसाब से ही तेको जो भी डिसीजन लेने हैं, स्ट्रैटेजी बनाना है तो इस हिसाब से ले। समझा? तो एनवायरमेंटल एनालिसिस किया तब मुझे पता चलेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है और क्या चाहिए, फिर उस हिसाब से मैं डिसीजन लूंगी। तो ये हुआ ना इनपुट्स फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने के लिए बहुत सारा मसाला मटेरियल सब एनवायरमेंट से मिलेगा। कब? जब एनवायरमेंटल एनालिसिस करोगे। समझा? मोर कलेक्शन ऑफ डेटा इज नॉट इनफ। सिर्फ डेटा कलेक्ट करना इनफ नहीं होता है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड मस्ट बी यूजफुल। जो आपने एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेके बैठ गए, कुछ नहीं होने वाला है। एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेकर उसे यूजफुल बनाओ, यूज करो और उस हिसाब से स्ट्रैटेजिक डिसीजन लो और उस हिसाब से बिजनेस करो, तो आपको उसका फायदा है। समझा? यही दिया है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड, एनवायरमेंट एनालिसिस शुड फैसिलिटेट एंड फोस्टर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन ऑफ कोर्स। अगर आप एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हो ना, तो आपका जो सोच है ना, थिंकिंग, एक एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो आप लोग, तो आपकी सोच ही बदल जाएगी। फोस्टर एंड फैसिलिटेट, फोस्टर एंड फैसिलिटेट मतलब कि आपकी थिंकिंग को बूस्ट कर देता है, आपके नॉलेज को बढ़ा देता है, ठीक है, जो कि जरूरी है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। उसके बाद है टिपिकली अ रिच सोर्स ऑफ आइडियाज। देखो एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है? इट इज अ रिच सोर्स, एक जरिया है, आइडिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट विद इन विच अ फर्म ऑपरेट्स। कि आपका बिजनेस जिस भी एरिया में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, उसके लिए आइडिया देता है, अंडरस्टैंडिंग, समझ देता है। कौन? एनवायरमेंटल एनालिसिस। कहाँ से आता है? एनवायरमेंट का एनालिसिस करो ना, ये सारी चीजें मिलेगी। इट शुड चैलेंज, और ये क्या करता है? एक चैलेंज करता है करंट विजडम बाय ब्रिंगिंग फ्रेश व्यू पॉइंट्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। व्यू पॉइंट्स कि आपको नए नए पॉइंट, नए नए तरीके पता चल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट टाइम भी हो रहा है मीटिंग खत्म होने का, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। समझ में आया?